एक बिजनेस आपको कहता है कि उसने एक साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो क्या आप उसकी इस बात पे यूं ही भरोसा कर लेंगे? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि भरोसा करने से पहले आप ये जानना चाहेंगे कि उसने अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से की है, किस मेथड को यूज करके करी है। और अकाउंटिंग करने के तरीके एंड मेथड को ही हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। कैसे हैं आप सब? देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। एक छोटा सा चैप्टर है, इसलिए ये एक वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना ध्यान हटने मत देना। एक नज़र मारते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 3 ही टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। फिर 2 तरह के सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये 3 ही टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। बट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? एक बिजनेस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा है, उस तरीके को, उस मेथड को सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 2 बिजनेस हैं, एक बिजनेस ए, दूसरा बिजनेस बी। बिजनेस ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, यानी कैश रिसीव कितना हुआ, कैश पे कितना हुआ, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। बाकी के ट्रांजैक्शंस भी वो अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करता। कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करता से क्या मतलब है सर? इसका मतलब है बेटा, हमने क्या समझा था कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इंपैक्ट करता है। ये बिजनेस ए अपनी अकाउंटिंग करते टाइम दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, उनमें से कोई एक अकाउंट जिसकी उसे उसे फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, बट द पॉइंट इज सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, बाकी की ट्रांजैक्शंस को इनकम्प्लीटली रिकॉर्ड करता है। और इसी इनकम्प्लीटनेस की वजह से उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में, कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है। उसी तरफ दूसरा बिजनेस है। दूसरा बिजनेस, बिजनेस बी बोलता है यार मैं हर काम को तरीके से करता हूं, मैं हूं मिस्टर परफेक्ट, इसलिए मैं हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ये कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन के हर एक अकाउंट को रिकॉर्ड करके चलता है। और इसी कंप्लीटनेस की वजह से वो अपने प्रॉफिट लॉस को और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को इजीली कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है। अब देखो कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है, इजी कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, कौन सा कम यूजफुल है, कौन सा ज्यादा यूजफुल है, वो सब बात की बातें हैं। हमें बस ये समझना है कि ये दोनों ही बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंटिंग करने का तरीका, देयर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट। और हम मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को कहते क्या है? इट इज कॉल्ड systems of accounting. The method adopted by a business for recording transaction is known as systems of accounting. ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ। अब इसको हम एक प्रॉपर लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए साथ के साथ प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है, राइट? तो हम सेम चीज को प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर नोट्स में समझते हैं। व्हाट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द मेथड अडॉप्टेड बाय ए बिजनेस। किस चीज के लिए अडॉप्ट किया है उसने? टू रिकॉर्ड इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि एक बिजनेस ने जो मेथड अडॉप्ट किया है एक ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए, उस मेथड को हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ वे। किस चीज का वे देता है जी? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये बताता है कि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, एंड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वही हमने अपने एग्जांपल में समझा था। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक सिंगल लाइन पढ़ लेते हैं, वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, ये सिर्फ सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जो हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है,
और बाकी के ट्रांजैक्शन के सेलेक्टेड एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। जो हर एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, को इंपैक्ट करता है, उसमें से ये कोई एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेता है। दैट इज व्हाई इट रिजल्ट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है। दूसरी तरफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो बिजनेस बी फॉलो कर रहा था, वो बोल रहा था कि हम तो एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और हर ट्रांजैक्शन ने जिस जिस अकाउंट को भी इंपैक्ट किया है, हम उन अकाउंट्स को पूरी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पर इन दोनों को सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, फिर चलेंगे अपने एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर लैंग्वेज वाली स्लाइड्स पे। ठीक है जी। वन ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट सिस्टम्स। एक ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है, बिजनेस ए ने कुछ माल बेचा है मिस्टर मोहन को क्रेडिट पे, उधार पे मिस्टर मोहन को बिजनेस ए ने कुछ माल बेचा है। अब यार आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो को पॉज करो और ये पता लगाओ कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर सेल्स हो रही है, तो सेल अकाउंट तो इंपैक्ट हो गई होगा। ठीक है जी। और सेल्स हो किसको रही है? मिस्टर मोहन को हो रही है, इसलिए मिस्टर मोहन का अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही पता लगाया आपने। अकाउंट्स जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं वो है सेल्स अकाउंट और दूसरा मिस्टर मोहन का अकाउंट। अब अगर बिजनेस ए ये डिसाइड करता है कि मैं इन दोनों अकाउंट में से किसी एक ही अकाउंट को रिकॉर्ड करूंगा, या तो सेल्स अकाउंट या फिर मिस्टर मोहन का अकाउंट, इफ बिजनेस ए रिकॉर्ड्स ओनली वन ऑफ द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, या तो वो सेल्स को रिकॉर्ड कर ले या मिस्टर मोहन के अकाउंट को रिकॉर्ड कर ले, तो ये कहा जाएगा कि उसने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है। ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस ए मिस्टर परफेक्ट निकलते हैं और वो दोनों अकाउंट्स जो भी उसमें अफेक्ट हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, यानी सेल्स अकाउंट भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, मिस्टर मोहन का अकाउंट भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसे हम कहेंगे कि इन्होंने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी और यहां तक पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो भी इनकम्प्लीटली कर रहे हैं, पार्शियल कर रहे हैं। इसीलिए इट इज नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर यूजफुल। ठीक है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या क्या कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री में हम पूरी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। पर यार यहां बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि साहब आप सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की इतनी बुराइयां कर क्यों रहे हो? मतलब ऐसा क्या ही हो जाएगा बिजनेस में अगर वो दो में से एक ही अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहा है या सारे अकाउंट्स का, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा? किसी की बुराई करने से पहले उसके रीजन का पता होना चाहिए ना। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हम इसको रेड में क्यों लिख रहे हैं, हम इसकी बुराइयां इतनी क्यों कर रहे हैं। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिजनेस ए ने, वही एग्जांपल है, मिस्टर मोहन को क्रेडिट पे, उधारी पे माल बेचा है, अमाउंट है 10,000 रुपीज। अब अगर बिजनेस ए ये डिसाइड करता है कि मैं मिस्टर मोहन का अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि बिजनेस को ये तो पता होगा कि मुझे किससे पैसा लेना है और कितना पैसा लेना है, लेकिन उसको यह पता नहीं होगा कि मेरे सेल्स का अमाउंट कितना हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जितना पैसा ले रहा है मिस्टर मोहन से, या जिन जिन से भी जितना जितना पैसा लेना है, वो ही मेरा सेल्स का अमाउंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, बट ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं एक साल के अंदर। अब हो सकता है आपको 50 लोगों से पैसा लेना हो, उसमें से 40 तो इसलिए लेना है क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल्स करी थी, बाकी 10 लोगों से आपको किसी और रीजन की वजह से पैसा लेना है। मे बी आपने सिर्फ उधार पैसा ही दे दिया उस बंदे को। अगर आप उसको भी अपने सेल्स में काउंट करके चलेंगे तो आपके सेल्स का अमाउंट गलत हो जाएगा। इसीलिए यहां पे ये करना गलत है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हम इसीलिए गलत बताते हैं। इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर वो सिर्फ मिस्टर मोहन का अकाउंट रिकॉर्ड करेगा तो उसको अपनी सेल्स का अमाउंट पता नहीं लग पाएगा एक्यूरेटली।
और दूसरी तरफ अगर बिजनेस ए ये डिसाइड करता है कि मैं सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा, मिस्टर मोहन का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इससे क्या इंपैक्ट होगा? इससे ये इंपैक्ट होगा कि बिजनेस को ये तो पता लग जाएगा कि मैंने सेल्स कितने की करी है, लेकिन उसको ये पता नहीं, ये तो और भी ज्यादा रिस्की सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना पैसा किससे लेना है, तो सेल्स करने का भी कोई फायदा हुआ नहीं अगर आपके पास उसका पैसा ही नहीं आ रहा है। तो ये रीजन है मेनली कि हम सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की इतनी बुराइयां क्यों कर रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं कि हमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल द अकाउंट्स इन्वॉल्व, यानी कि दोनों अकाउंट्स, मिस्टर मोहन का अकाउंट और सेल्स अकाउंट, मस्ट बी रिकॉर्डेड टू मेंटेन कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हेंस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट माना जाता है, और इसीलिए हम इसको मोर यूजफुल कहते हैं। यहां तक ये बात क्लियर है? वेरी गुड। चलो देखो, अगर मैं अब बात करूं ना, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर तो इसी स्लाइड के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब जो हम बात करेंगे उसमें हम अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, और इसको इसीलिए स्किप मत करना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल को फ्लो चार्ट में बना के नहीं आंसर कर पाएंगे, आपको प्रॉपर लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। इसी को हम नोट्स में पढ़ते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या फायदे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। क्या बोल रहा है साहब ये? अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटली, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। देयरफॉर कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो भी इनकम्प्लीटली रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम यही बोलेंगे कि कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ये एक नई बात है जो भी यहां पे आई है। जनरली ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अब देखो, आपने ना ये पर्सनल अकाउंट, यहां पे रियल अकाउंट भी लिखा हुआ है और नॉमिनल अकाउंट भी लिखा हुआ है, ये आपने पढ़े नहीं है अभी तक, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें ये क्लासिफिकेशन कवर होगा। लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफली समराइज्ड वे में बता देता हूं। कैश बुक तो मतलब एक तरह से कैश ट्रांजैक्शंस हो गए। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो बंदों को रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर मोहन हो गया, राम, श्याम, अब्दुल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, बिजनेस बी, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करने वाले ट्रांजैक्शंस को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सब हो गए हमारे रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं साहब एक्सपेंसेस और इनकम्स के, जैसे सेल्स हमारी इनकम है, परचेज हमारा खर्चा है, सैलरी हमारा खर्चा है, डोनेशन हमारा खर्चा है, तो ये सब हो गए हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जनरली कैश अकाउंट यानी कैश ट्रांजैक्शंस जो हमने पढ़ा था, कैश का आना या जाना, और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। पर्सनल अकाउंट क्यों मेंटेन होते हैं? क्योंकि एक बिजनेस ये हमेशा चाहेगा, उसको ये पता रहे कि उसको कितना पैसा देना है किसको, और किससे कितना पैसा लेना है, इसीलिए वो कैश ट्रांजैक्शंस और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। रियल अकाउंट यानी एसेट से रिलेटेड अकाउंट और खर्चों या इनकम के अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, इसी वजह से ये जो इनकम्प्लीटनेस है, इसी वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि हम कौन से सिस्टम को इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, और रीजन बताओ इसका कि हम इसको इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का यहां पे इसका आंसर दिया हुआ है। इन समरी, single entry system is an incomplete system of accounting in which only selected aspects of transactions are recorded. ठीक है, सारे एस्पेक्ट, सारे अकाउंट, सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इट इज सिंपल। सिंपल क्यों है कि यार ये इसके लिए ना आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बस ये लिख दो कि मिस्टर मोहन से मुझे इतना पैसा लेना है, मिस्टर राम को मुझे इतना पैसा देना है, तो ये अकाउंटिंग हो जाती है। कोई सेट ऑफ रूल्स तो ये फॉलो करता नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल है इसको मेंटेन करना। सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, तो काम कम हो जाता है, इसलिए ये सिंपल हो जाता है। इकोनॉमिकल भी है, यानी सस्ता भी है। क्यों? इसके लिए आपको ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी बोलेंगे तो आपके सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से आपके अकाउंट्स वो मेंटेन कर सकता है। आपको प्रॉपर पूरे अकाउंटिंग सेटअप की जरूरत नहीं है।
आप नॉर्मल पेन पेपर से भी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करके चल सकते हैं, इसलिए ये सस्ता है। लेकिन इन्हीं नुकसानों की वजह से ये प्रोवाइड नहीं करता, डज नॉट प्रोवाइड क्या, कंप्लीट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और यार अकाउंटिंग का तो मेन पर्पज ही ये है कि वो कंप्लीट और रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाए। लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके जी। अब इस डेफिनेशन के बेसिस पे अगर आपसे कोई ये पूछे कि सिंगल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल सर बता पाएंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इनकम्प्लीट एंड पार्शियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कंप्लीट रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस आर नॉट मेंटेन्ड। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, और जिनको हम रिकॉर्ड कर भी रहे हैं वो इनकम्प्लीट तरीके से, पार्शियल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट एंड पार्शियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहा जाता है। नो फिक्स्ड रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। देखो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ना हम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं और उन्हीं रूल्स को हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ऐसे कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, इसीलिए ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इसकी एक फीचर हो गया। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ये तो हमने पढ़ ही लिया, सिर्फ कैश अकाउंट, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। बाकी के रियल अकाउंट यानी फंड एसेट से रिलेटेड अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट यानी कि खर्चों से या इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम चलते हैं लिमिटेशंस पे कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, और वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट ही होंगी यहाँ पे। इनकम्प्लीट इन नेचर है, डेफिनेटली हमें पता है, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नॉट मेंटेन्ड। वेरी वेल। लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट, देखो ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करता, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मैं इसको रिलेट करता हूं अपने सबसे पहले स्टेटमेंट से। जब एक बिजनेस आपको ये बोल रहा है कि उसने एक साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, आप उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करते हो और आपको यह पता लगता है कि उसने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग करी है, तो आपका उस पर भरोसा कम हो जाएगा, लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करे, इसीलिए आप उस पर भरोसा कम कर पाओगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड अंडर दिस सिस्टम इज लेस रिलायबल, उसी वजह से, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये भी हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में अपने समझा था। जब वो सारे ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग नहीं करेगा, जब वो सिर्फ इनकम पार्शियल एस्पेक्ट यानी दो में से एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में मुश्किल होगी। याद करो वो एग्जांपल जिसमें हम सिर्फ मिस्टर मोहन का अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे थे, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया था। जब सेल्स ही पता नहीं है यार आपको, तो आप अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लोगे? इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ओके जी। नो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक, देखो ये अब आप आगे पढ़ोगे अपने अगले वाले चैप्टर में। हर एक ट्रांजैक्शन में एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन, ये मैंडेटरी कंडीशन है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम इसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए दोनों बैलेंस मैच करने का यहां पे सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसीलिए हम यहां पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर गलती हुई है तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से इसमें एरर्स और फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये थे लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए अवतार लिया गया है डबल एंट्री सिस्टम ने। ठीक है, अब उसको समझते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है यार? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय रिकॉर्डिंग बोथ अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन। डेबिट भी किया जाता है, क्रेडिट भी किया जाता है। ठीक है, पहले तो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और सारे ट्रांजैक्शंस के सभी एस्पेक्ट, सभी अकाउंट्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है कुछ? हमने
अपने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जब ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन which states that every transaction affects at least two accounts, और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हम दोनों ही both aspects of every transactions are recorded, therefore it maintains complete and systematic accounting records। ठीक है, ये समझ लिया था हमने पहले भी, ये प्रॉपर लैंग्वेज में भी यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये अच्छी चीज है समझ में। हम पहली लाइन में समझेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हम उन दोनों ही अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। पहला है रेंट पेड इन कैश। सबसे पहले ये सोचो पॉज करके वीडियो को कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर, रेंट का खर्चा हुआ है यानी रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, दूसरा पेमेंट किया गया कैश में यानी कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। फर्स्ट और सेकंड रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही अकाउंट्स को डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपके गल्ले का पैसा निकाल के आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। इसमें भी एक तो सर कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया बैंक, हम दोनों को ही डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड एग्जांपल, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगेन वीडियो को पॉज करके सोचो कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला सर, फर्नीचर खरीदा गया है यानी कि फर्नीचर अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ ही है, और क्रेडिट पे खरीदा गया है। तो क्रेडिट पे मतलब कोई सप्लायर होगा, हम इसको सप्लायर अकाउंट बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, वेंडर अकाउंट बोल सकते हैं या सेलर्स का अकाउंट बोल सकते हैं। तो एक तो फर्नीचर अकाउंट है, एक सेलर का अकाउंट है, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। फोर्थ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्रेडिट पे माल बेचा था, यहां पे हमने कैश पे माल बेचा है। माल तो बेचा है इसलिए सेल्स अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, कैश में बेचा है इसलिए कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। दोनों ही अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, और रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? अगेन ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है इसलिए रिलायबल है, कंप्लीटली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है इसलिए रिलायबल है। Because it maintains the complete records and helps in determining the correct profit and loss and financial position of the business। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या है, तो आप क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता देंगे सर। सबसे पहला है फॉलोज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, यानी दोनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। वन साइड इज डेबिटेड, वन साइड इज क्रेडिटेड। कौन सी साइड को, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो ये मैंने बोला था ना, इसका जन्म ही हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की कमियों को खत्म करने के लिए। ये सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ दो तरह के मेनली रिकॉर्ड करता था, कैश और पर्सनल। ये सभी तरह के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, जो पर्सनल भी हैं, रियल भी हैं, नॉमिनल भी हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दीज थ्री आर एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, वेरी वेल। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हम एक को डेबिट कर रहे हैं, एक को क्रेडिट कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस हमेशा हमेशा बराबर होगा। तो जैसे ही बैलेंस बराबर हो जाता है ना, आपको एक एश्योरेंस मिल जाता है, एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपने अकाउंटिंग एक लेवल तक सही करी है, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की एक्यूरेसी चेक हो जाती है। टोटल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, which helps in checking the mathematical accuracy through trial balance। ट्रायल बैलेंस का भी एक चैप्टर है, उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन उसमें ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। दोनों ही कॉलम्स का जो टोटल है ना वो मैच होना चाहिए। इससे हमें यह पता लग जाता है कि हमने अकाउंटिंग में कोई कैलकुलेशन एरर, कोई मैथमेटिकल एरर नहीं किया है। ठीक है, ओके जी। अब इसके फायदों पे आते हैं। तो जो जो कमियां थी सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, वो कमियां इसने दूर कर दी और वो ही इसके एडवांटेज बन जाते हैं।
कंप्लीट इन नेचर। वहां पे क्या था, वो कंप्लीट नहीं था, पार्शियल, इनकम्प्लीट और पार्शियल था, ये कंप्लीट इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इट मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली रिकॉर्ड करेगा। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स थ्रू द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी हमने पढ़ा, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं होता है उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, लेकिन एटलीस्ट यहां पे गलती का पता लग जाता है, एक्यूरेसी चेक हो जाता है। सिंगल एंट्री में तो आप सिर्फ एक ही साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो आप इस तरह का कुछ चेक लगा ही नहीं सकते। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों को एक ही साथ कवर कर लेते हैं। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं, कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तभी बनेगी जब आपके पास डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से क्रिएटेड अकाउंट्स होंगे, जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, देखो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचा सकें। यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही प्रोवाइड कर सकता है। इनकम्प्लीट सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही नहीं है, आधी अधूरी टूटी फूटी प्रोवाइड करता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए यूजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प होती है। इजी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, कोई भी क्योंकि ये देखो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं जो डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, उसको वो फॉलो करता है, इसीलिए इसमें गलतियां होने के चांसेस अलग हैं, कम हैं, और फ्रॉड करने के चांसेस भी, कोई बंदा चाहे तो फ्रॉड भी इजीली नहीं कर सकता। ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यहां पे डेफिनेशन, लैंग्वेज, प्रॉपर नोट्स, एग्जांपल सब कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम इन दोनों के डिफरेंस को एक टैबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिस क्या है हमारे पास? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, इसमें दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंट्स मेंटेन्ड, जनरली कैश और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, यहां पे तीनों ही तरह के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड्स, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के लिए मैंने बताया था ना, एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है, बनने के लिए दोनों कॉलम्स का होना बहुत, दोनों साइड का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। सिंगल एंट्री सिस्टम में तो हम एक ही साइड रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्प्लीटली रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन इसमें तो डेफिनेटली बनाया जा सकता है। एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी लोअर होती है, सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करता, गलतियां हो जाती हैं, वो पकड़ में भी नहीं आती, इसलिए इसकी एक्यूरेसी लो हो जाती है, इसकी एक्यूरेसी हायर रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस मे नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, क्योंकि ट्रांजैक्शंस, आप नॉमिनल अकाउंट्स को तो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो जो एक्चुअली आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस को बताते हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करोगे? इसी तरीके से यहां पे इट कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, क्योंकि आप सारे ट्रांजैक्शंस अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन अगेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। एरर्स एंड फ्रॉड्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट साइड की इक्वलिटी वाली बात यहां पे आती ही नहीं है, यहां पे इट इज ईजियर टू डिटेक्ट। ठीक है। सुटेबिलिटी, देखो वैसे तो ना यार सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस को सूट करता ही नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल बिजनेसेस में फिर भी चल जाएगा, जहां पे कम ट्रांजैक्शंस हैं, एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जनरली कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं, जिसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हर तरह के बिजनेस को सूट करता है। कह सकते हैं कि मीडियम साइज या बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, बट आजकल तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी यार डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम पुराने जमाने की बात हो चुकी है। ठीक है। ओके जी, तो यहां पे हमारे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। ये देखते हैं, हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस होंगे और हम ये देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड होंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। ओके,
तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू रोहन ऑन क्रेडिट। ये तो सर वैसा सही है जो हमने अभी पढ़ा था, हमने वहां पे मोहन जी को माल बेचा था, यहाँ पे हमने रोहन जी को माल बेचा है। तो देखो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। माल बिका है यानी सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, किसको बिका है, रोहन को बिका है, इसलिए रोहन का अकाउंट इन्वॉल्व है। ऑल द इंपैक्टेड अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम, जो कि है सेल्स पहला, दूसरा रोहन का। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होगा, मैंने बोला था कि पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं, यानी बंदों के अकाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हमें यह पता रहे कि 8,000 रुपए मिस्टर रोहन से हमें फ्यूचर में लेने हैं। इसीलिए ओनली रोहन्स अकाउंट्स may be recorded to ensure payment in future, sales account may not be recorded। ठीक है जी, यही हमने समझा था पहले भी। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, अगेन सोचो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सर फर्नीचर खरीदा गया है, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। हम डबल एंट्री सिस्टम में दोनों ही अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन रियल अकाउंट्स जो कि एसेट से रिलेटेड है, और फर्नीचर एसेट होती है बिजनेस की, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। फर्नीचर आ गया बिजनेस में, वो आ गया, उसको रखे रहने दो, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, जो कि गलत है। रेंट पेड इन कैश ₹2000, अगेन कौन कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि कैश का आना और जाना रिकॉर्ड हो जाए। मेरे गल्ले में मेरे पास कितना कैश है, मुझे इसका पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनल गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमन फॉर ₹6000, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेज हुई है यानी परचेज अकाउंट। किससे हमने परचेज करी है, अमन से परचेज करी है क्रेडिट पे, इसलिए दोनों ही अकाउंट्स को हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ अमन के अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमें 6,000 रुपए अमन को देने हैं। ठीक है, अमन्स अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड टू ट्रैक दैट पेमेंट नीड्स टू बी मेड, परचेज अकाउंट मे नॉट बी रिकॉर्डेड। क्यों, माल आ गया ना, उसको रखे रहो अपने पास, उसको रिकॉर्ड मैं नहीं कर रहा। इसी को हम सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीटनेस कहते हैं। अगर वो सेल्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, अगर वो परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अपना प्रॉफिट या लॉस अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। वो रेंट को भी कंसीडर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो अपने खर्चों को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अपने इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके जी। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। 1 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, छोटे ही क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। तो आपसे वो सिंपल पूछ सकता है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, अपने इन दो सिस्टम्स जो हैं हमारे पास हमारे सिलेबस में, उनके नाम बताओ। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपको सिंपल डेफिनेशन देनी है। ऑन विच कॉन्सेप्ट द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड, कौन से में बेस होता है बॉस, ये है ड्यूअल कॉन्सेप्ट मेथड पे, ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि दोनों ही अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है इस सिस्टम में को फॉलो करते हुए। व्हाट इज मीन बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, वाई इज सिंगल एंट्री सिस्टम द कॉल्ड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। मैंने बोला था ना कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से सिस्टम को हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं और क्यों। Which system of accounting is considered more reliable? For sure, without any doubt, double entry system of accounting. Under which system can a trial balance be prepared? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स चाहिए होती हैं, और वो दोनों साइड्स डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होती हैं, सिंगल एंट्री में नहीं। नेम द अकाउंट्स मेनली मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से होते हैं, एक तो कैश अकाउंट हो गया और एक पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल और नॉमिनल रिकॉर्ड नहीं होते हैं। विच सिस्टम इज सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? विदाउट एनी डाउट इट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, 3 मार्क्स में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। हमने हमारे पास पूरी एक स्लाइड है, उसको आपको वहां पे लिख के आना है। स्टेट एनी 3 फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। Explain any 3 advantage of double entry system of accounting. Why is single entry system of account
What is single entry system of accounting? Explain its characteristics. Why are accounts maintained under single entry system considered unreliable? यार आप सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इनकम्प्लीटली रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए हम रिलाई नहीं कर पाते हैं अपनी आपकी इस इंफॉर्मेशन पे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड लेस रिलायबल और अनरिलायबल. डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन एनी 3 बेसिस. हमने तो काफ़ी एक बड़ी टेबल समझी है जिसमें शायद 8-10 डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, और बड़े क्वेश्चंस 5 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पढ़ लिया हमने बहुत अच्छे से. डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, पूरी टेबल अवेलेबल है हमारे पास. एक्सप्लेन द मीनिंग एंड लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये भी पढ़ लिया है. सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी आपके पास इसी नोट्स में अवेलेबल हैं. वाई इज डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग प्रिफर्ड ओवर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? बड़ा सिंपल है यार, सिंगल एंट्री सिस्टम की जो कमियां हैं वो लिखो, डबल एंट्री सिस्टम उन्हीं कमियों को पूरा करता है, इसीलिए हम उसको प्रिफर करते हैं. ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, एरर्स और फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हम उसको प्रिफर करते हैं. यही सब फायदे भी है, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस भी हैं डबल एंट्री सिस्टम के, वही आपको यहाँ पे लिख के आना है. एक्सप्लेन हाउ डबल एंट्री सिस्टम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5. आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट ऑफ दिस अकाउंटेंसी सिलेबस, इसलिए उस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. Please like and share this video. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest update. Bye bye.